हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुज स्टडी सेंटर में। तो बेटा आज बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6। अध्याय का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो बिना कुछ देरी किए चलो चलते हैं मेन पॉइंट पर। तो कम टू द मेन पॉइंट। इस चैप्टर की पहली हेडिंग है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल होता क्या है, ठीक है। तो वैद्युत सेल को समझेंगे बिल्कुल आसान। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, वैद्युत सेल कहलाती है। सीधी और आसान भाषा में कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे वैद्युत सेल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो चलते हैं अब दूसरे टॉपिक पर, ठीक है। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड ये टिप्पणी में बेटा पूछ ली जाती है कि जब कभी, तो इन्हें इन बातों को ध्यान रखें और इन पर भी ध्यान दें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड होता क्या है? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के बने लवण के विलयन में ढोया जाता है तो उस पर आंशिक धन या ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रकार की छड़ें इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। तो इस प्रकार छड़ें जैसे इस प्रकार ये समझ सकते हैं, जैसे कोई धातु का ये लवण है, ठीक है। जैसे ये बीकर में ये लवण कोई है, ठीक है। इसमें उसी धातु के बने लवण की विलयन में और क्या कहते हैं उस छड़ को डुबाया जाता है, ठीक है। तो इस छड़ पर आंशिक धन या ऋण आवेश आ जाते हैं, ठीक है। इसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है बेटा। हो गया इलेक्ट्रोड। अब अगला टॉपिक है सेल का वैद्युत वाहक बल, ठीक है। ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप लिख लें मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मोस्ट है, ठीक है। तो बिना कुछ देरी के अब इसे समझते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है? तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाती है। इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। ये साथ साथ लिखते चलना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ठीक है। EMF ऑफ सेल कहते हैं इसे शॉर्ट में, ठीक है। ये तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं, पढ़ लो, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा और समझा दूं तुम्हें। यदि किसी परिपथ में, ठीक है, यदि किसी परिपथ में Q कूलम आवेश प्रवाहित होने में सेल द्वारा किया गया कार्य W जूल हो, तो कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है और क्या कहते हैं उसमें सेल द्वारा किया गया कार्य W है, तब सेल का वैद्युत वाहक बल बराबर E बराबर W/Q। कैसे? क्योंकि उसमें Q कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है और किया गया कार्य W है। तो इस प्रकार सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर W/Q ही होगा, ठीक है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम है बेटा, या इसका मात्रक वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। ना समझ में आया बेटा पुनः वीडियो द्वारा देख लें, वीडियो को स्किप ना करें। इससे पहले मैं 5 चैप्टर आपके करा चुका हूँ, उसे जाकर देख लो, ना देखा हो तो, ठीक है। और सर्च करने पर ऐसे ना आए तो क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर इतना बाय अनुज स्टडी सेंटर 83 डाल के सर्च करेंगे तो ज़रूर हमारी वीडियो मिलेगी, ठीक। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। सेल का आंतरिक विद्युत। सेल का आंतरिक विद्युत क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। जब किसी सेल की प्लेटों को तार से जोड़ते हैं तो तार धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जब किसी सेल की प्लेटों को तार से जोड़ते हैं तो तार धारा के मार्ग में
प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर उपस्थित घोल भी धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, पुनः मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ध्यान से सुने। जब किसी सेल की प्लेट को, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जब किसी सेल की प्लेट को तार से जोड़ते हैं, जो प्लेट है उसको तार से जोड़ते हैं, तो जो तार है वो धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार धारा मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है, ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर उपस्थित घोल भी धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे अच्छे से समझ लें, सेल का आंतरिक प्रतिरोध यही होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर बिना कुछ देरी किए। अगला टॉपिक क्या बेटा, देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया है। टॉपिक वाइज आपका चैप्टर है। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आपको बता दिया जाएगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये केवल पढ़ना है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, ये जब कभी टिप्पणी में पूछ ली जाती हैं, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, ये जब कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये हर वर्ष ही पूछा जाता है। ठीक है, ना माने तो मैं फिजिक्स के पेपर आपको दिखाऊंगा 2023 के कि कौन से सेट में कितना कौन से चैप्टर से फंसा, मैं आपको जरूर ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो बेटा अब आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, तो इसे इस प्रकार समझेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, नंबर 1, यह सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यह सेल की दोनों प्लेटों के बीच की बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार देख लें आप, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, टॉपिक क्या है, इसमें पॉइंट है ना, पॉइंट समझे। तो अगला पॉइंट है, घोल में डूबी प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, घोल में डूबी प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है बेटा, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, उसमें उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। अनुक्रमानुपाती हो तो गुणा में होती है वो चीज़, और व्युत्क्रमानुपाती हो भाग में होती है। ठीक है, इसी प्रकार R प्रोपोर्शनल टू 1/A, क्योंकि उसका क्षेत्रफल है वो व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1/A आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब पॉइंट है नंबर 3, सेल का आंतरिक प्रतिरोध में पॉइंट नंबर 3, वैद्युत अपघटय की सांद्रता बढ़ने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता का मुख्य तीसरा पॉइंट यह है, वैद्युत अपघटय की सांद्रता बढ़ने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है बेटा, आप समझ गए होंगे, ना समझे हों तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप पुनः पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने इस तरह लिखाई है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है, सेल के टर्मिनल विभवांतर वैद्युत भाग बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। जो इस प्रकार आपको समझाया गया है, जो आप देख लें, ये आपका ग्राफ है, तो आप ग्राफ अनुसार मैं उसका डेरिवेशन पढ़ के सुनाता हूँ तुम्हें, इस प्रकार समझ सकते हैं आप। ठीक है, और बेटा आप डेरिवेशन को करीब 2-4 बार तो लगाएं, तभी आपके दिमाग में कुछ आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं भी आपकी तरह इंटर में पढ़ा हूँ, मुझे भी नहीं आता था। ठीक है, तो मैंने, आप समझते हो, कुछ करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो आप चलो समझते हैं, माना एक वैद्युत सेल जिसका वैद्युत वाहक बल E हो,
माना कोई वैद्युत सेल है जिसका वैद्युत भागबल E हो गया, ठीक है, तथा आंतरिक प्रतिरोध R हो गया, ठीक है। एक कुंजी के द्वारा एक विद्युत तार तथा अमीटर के साथ जोड़ा गया है। ये कुंजी हो गई, ये अमीटर के साथ ये प्रतिरोध R जोड़ा गया है, ठीक है। कुंजी K को बंद करने पर वैद्युत सेल परपथ में वैद्युत धारा भेजने लगता है जिसका मान अमीटर में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब माना इसमें धारा I व वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V हो, जो आपको ये दिखाया गया पाठ्यांक V, ठीक है। तो माना परपथ में धारा I तथा समय T के लिए प्रवाहित होती है। यदि T समय में प्रवाहित आवेश Q, तब सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य W बराबर EQ होगा और Q बराबर IT होगा, तो W बराबर EIT। इसे समीकरण नंबर 1 दे दें, ठीक है। अब आते हैं सेल के बाहर प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है बेटा। सिरों के बीच विभवांतर, सेल के बाहर प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर V हो, तब सेल के बाहर किया गया कार्य W, जो बाह्यतम कार्य है ना, तो W बराबर VIT, ठीक है। यहाँ वोल्ट V मतलब विभवांतर V है और I वैद्युत धारा और T समय अंतराल है, ठीक है बेटा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब बेटा इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो तब सेल के भीतर किया गया कार्य, ये अंदर किया गया कार्य है, तो W आंतरिक बराबर VIT, परंतु V डैश बराबर IR और W आंतरिक यानी अंदर वाला कार्य बराबर I² RT, ठीक है। I² RT इससे हो गई, V डैश का मान रखेंगे उधर, तो I² और RT समीकरण 3 दे दो इसे। तब ऊर्जा संरक्षण के नियम से किया गया कुल कार्य W बराबर कार्य अंदर का और प्लस कार्य बाहर बाहर, इन दोनों कार्यों का योग करेंगे, तो W बराबर EIT तो है ही, और आंतरिक कार्य I² RT और बाह्यतम कार्य BIT, ठीक है। तो ये IT इंटू E और ये IT इंटू IR प्लस V, IT से IT कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो E बराबर B धन IR, तो V बराबर E माइनस IR, ठीक है। V इधर आ गई, E इधर आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी स्थिति में धारा I बराबर E अपॉन R प्लस R, इस स्थिति में धारा I बराबर E अपॉन R यानी कैपिटल R प्लस धन स्मॉल r यानी प्लस स्मॉल r, यही संबंध है सेल के टर्मिनल विभवांतर वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में, यही संबंध है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर बेटा। अगला टॉपिक क्या है उसे समझते हैं और उस टॉपिक का ऑपरेशन करते हैं। तो बेटा अगला टॉपिक है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का नियम क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट डालने हैं, ये आ जाता है, ठीक है। तो किरचॉफ का नियम होता क्या है। सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियम दिए। सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियम दिए जिनकी सहायता से जटिल परपथों के चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात किया जाता है, जो इस प्रकार है, ठीक है। पुनः आप पढ़ लें। किरचॉफ के प्रमुख दो नियम थे,
नंबर 1 किरचॉफ का प्रथम नियम, नंबर 2 किरचॉफ का द्वितीय नियम। प्रथम नियम को कहते थे आवेश ऊर्जा संरक्षण का नियम, और द्वितीय नियम था ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसे पास का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के मेरे प्यारे रसगुल्लो चलते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम की ओर। ठीक है, आवेश ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं इसे। किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। आप इस प्रकार नहीं समझ सकते, मैं ग्राफ बना दूं थोड़ा तब समझेंगे। ठीक है, इस प्रकार ग्राफ बनेगा। किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का, संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का, ठीक है, तो सभी धाराएं कौन कौन सी हैं? इसे I1 कह लो, इसे I2 कह लो, इसे I3 कह लो, इसे I4 कह लो, इसे I5 कह लो बेटा। ठीक है, इसे I6 कह लो। ठीक है, तो समझते हैं आगे। माना धाराएं I1, I2, I3, I1, I2, I3 संधि की ओर आती हैं। ठीक है, तथा I4 और I5 संधि से दूर जाती हैं। ठीक है, ये संधि से दूरी तो जा रही हैं, ये इस प्रकार है। ठीक है, संधि से दूर जाती हैं। तब किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार I1 + I2 + I3 बराबर I4 + I5। ठीक है, तो इस प्रकार I1 + I2 + I3 करेंगे तो I4 को इधर ले आओ -I4 और +I5 को इधर लाएंगे तो -I5 बराबर यहाँ 0 बचेगा। तो सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n तक I यानी ये बराबर 0। ठीक है, अब चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की ओर और मेरे प्यारे स्कूलों उसका करते हैं ऑपरेशन बिल्कुल आसान तरीके से। चलो आते हैं, कम टू द मेन पॉइंट बिना कुछ देरी किए। अब बेटा किरचॉफ का द्वितीय नियम है, पास का नियम कहते हैं इसे। ठीक है, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम अनुसार प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस प्रकार इस ग्राफ से समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये खास मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना बेटा। लेकिन किरचॉफ का प्रथम नियम बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो ये अर्थात सिग्मा IR, ये सिग्मा है बेटा। ठीक है, ई नहीं है, ये सिग्मा IR, I कैपिटल R बराबर सिग्मा E। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर बेटा। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब ये अगला टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। अब इसे समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। व्हीटस्टोन सेतु का नियम इंग्लैंड के प्रोफेसर वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा विभिन्न परपथों के प्रतिरोधों को ज्ञात किया जा सकता है। इसी को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार समझ सकते हैं, समझ लें बेटा। अर्थात P/Q बराबर R/S, इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्हीटस्टोन सेतु के उपयोग। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के कौन कौन उपयोग थे, कैसे उपयोग थे, वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से प्रतिरोध नापने के लिए 2 उपकरण बनाए गए हैं। कौन कौन से बनाए गए हैं देखते हैं। नंबर 1 आता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, नंबर 2 मीटर सेतु।
व्हीटस्टोन सेतु के उपयोग में आते हैं। ठीक है बेटा, ये प्रतिरोध को नापने के लिए कुछ उपकरण होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो आपके सिलेबस में है नहीं, न ये आता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बिल्कुल हटा दीजिए, ना पढ़ना है आपको, बस यहाँ तक पढ़ना है कि व्हीटस्टोन सेतु के उपयोग में पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है। ठीक है, बस। अब बात करेंगे मीटर सेतु की। मीटर सेतु क्या होता है? तो बात करेंगे मीटर सेतु की। अब बात करते हैं मीटर सेतु की। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा यंत्र, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, मीटर सेतु कहलाता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, मीटर सेतु कहलाता है। ठीक है, मीटर सेतु कहलाता है। बस मीटर सेतु इतना ही समझ लें। और मीटर सेतु का सिद्धांत आप यदि पढ़ना चाहें, कोई खास मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है, तो मैं आपको एक बार इसका सिद्धांत दिखा देता हूँ। तो आप इस प्रकार देख लें मीटर सेतु का सिद्धांत। मीटर सेतु का सिद्धांत होता है, इसमें एक मीटर लंबा मैग्नेट अथवा कॉन्स्टेंट धातु का तार होता है, जिसे एक लकड़ी के आधार पर, ठीक है, देख लें आप। अब यहाँ से यह बिल्कुल तरीके से, ठीक है, लकड़ी के मीटर पैमाने के सहारे कस देते हैं, जो इस प्रकार ये इसका चित्र दिया गया है, तो आप देख लें, कस देते हैं। ठीक है, तो तार का अनुप्रस्थ काट सभी जगह एक समान होता है। तार के सिरे ए व सी के बीच दो एल आकार के मुड़े हुए तांबे पर संबंधक पेच लगे होते हैं। इन पत्तियों के बीच में दोनों ओर कुछ खाली जगह छोड़कर तीसरी तांबे की पत्ती लगाते हैं। ठीक है, जिस पर 3 संबंधक पेज लगे होते हैं। बीच वाले पेज डी को एक संट युक्त धारा मापी जी से जोड़कर सर्पी कुंजी बी ये गई, कहाँ गई सर्पी कुंजी बी, ठीक है, ये गई सर्पी कुंजी बी से जोड़ देते हैं, जिसकी नोक तार पर खिसका कर कहीं भी स्पर्श कराई जा सकती है। इसे आप समझ ले बेटा, ये मीटर सेतु को प्राप्त करने मतलब ये सिद्धांत है उसका। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें, चित्र से अनुसार आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। ठीक है, कोई खास इम्पोर्टेंट तो नहीं है, तो फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और पुनः पढ़ लें। ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है अपना? तो चलते हैं, अपना अगला टॉपिक है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या होता है? धारा नियंत्रक बताओ। इसे धारा नियंत्रक एक ऐसा उपकरण होता है, मैं आपको बता दूं, धारा नियंत्रक एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या अधिक किया जा सकता है, धारा नियंत्रक कहलाता है। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या अधिक किया जा सकता है, धारा नियंत्रक कहलाता है। इसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं। देख लें बेटा, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या अधिक किया जा सकता है, धारा नियंत्रक कहते हैं। ये बेटा इम्पोर्टेंट डाल लो, ये टिप्पणी में और कभी 3 नंबर में आ जाता है, तो आपको यही चीज़ लिखनी है। या टिप्पणी में आएगा तो केवल इतना ही लिखना है, और यदि
2 या 3 नंबर में आता है तो इसका संकेत पूछ लेता है। इसका संकेत इस प्रकार होता है, इसे इस संकेत से प्रेस करते हैं, ऐसे यहाँ से डॉट 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 डॉट, ठीक, और ये ऊपर से यूँ, ठीक है। ये इसे इस चिन्ह से प्रेस करते हैं, इस संकेत से प्रेस करते हैं। तो चलते हैं अगले हेडिंग की ओर। अगली टॉपिक क्या है, चलते हैं बेटा, आओ मेरे प्यारे रसगुल्लो, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है विभव मापी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 2023 के सेट नंबर तो नहीं पता, लेकिन 8 नंबर वाले प्रश्नों में एक ये हेडिंग और ये टॉपिक, मतलब 2-3 टॉपिकों का मिश्रण था। वो बिल्कुल इजी था। बच्चा छोटी छोटी चीज़ रखेंगे तो बड़ा भी क्वेश्चन फंस जाता है। तो यदि इन्हें इतना इतना याद होगा तो कम 5 लाइन इसकी लिखोगे, 5 इसकी लिखोगे तो पूरा लॉन्ग आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलते विभव मापी की ओर। एक ऐसा यथार्थ उपकरण जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल, एक ऐसा यथार्थ उपकरण, मैं आपको आराम से सावधानी पूर्वक समझा दूं, इसे कहते हैं पोटेंशियल मीटर। पोटेंशियल मीटर कहते हैं, मीटर, पोटेंशियल मीटर, ठीक है। विभव मापी जो मापता है तो मीटर ही तो हो गया, ठीक है। तो चलते हैं। एक ऐसा यथार्थ उपकरण जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, इसी को हम विभव मापी कहते हैं। एक ऐसा यथार्थ उपकरण जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, विभव मापी कहलाता है, ठीक है बेटा। इतना ही आज के इस वीडियो में। अध्याय 6 का समाप्त होना, बहुत ही बिल्कुल मज़ा आया बेटा। बिल्कुल टॉपिक और मैं पहले से अपने नोट्स बना लेता हूँ, बच्चे को किस तरीके से समझ में आएंगे। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे स्कूलों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अध्याय 7 फिजिक्स की ओर, ठीक है बेटा। और हमारे इस चैनल पे अभी कुछ कारणवश कुछ टीचर नहीं आए हैं मैथ केमिस्ट्री के, तो क्लास 12th की फिजिक्स और क्लास 10th का मैथ की वीडियो अपलोड हो रही हैं कंटिन्यू। और एक करीब 20 अप्रैल से केमिस्ट्री की क्लास, मैथ की क्लास और हिंदी इंग्लिश और क्लास 10th के भी सभी सब्जेक्टों की क्लासें लगाई जाएंगी। तो बेटा अपना सपोर्ट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय माय डियर ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।